हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप अभ्यास सीरीज को बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और सारे वीडियोस देख रहे होंगे। सभी सब्जेक्ट्स में आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है, तो आप सारे वीडियोस को ज़रूर देखें और उन्हें शेयर भी करें। अभ्यास सीरीज के इसी कंटिन्यूएशन में आज मैं लेकर आई हूँ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड टॉपिक से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, और हम समझने की कोशिश करेंगे वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो बार बार पूछे गए हैं बीते सालों में। आइए शुरुआत करते हैं 2018 के इस क्वेश्चन से कि ये क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो है कि हाउ इज कार्बन ब्लैक इज ऑब्टेन। तो बच्चों, आप जानते हैं कि कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं। कुछ एलोट्रॉप्स जो होते हैं वो अमार्फस एलोट्रॉप्स होते हैं और कुछ एलोट्रॉप्स जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं, जिनमें डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेंस क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप होते हैं। बाकी आप जो कोल और चारकोल, कार्बन ब्लैक, लैम्प ब्लैक, वो सब पढ़ते हैं, वो अमार्फस एलोट्रॉप्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको कार्बन ब्लैक से ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफर करके दे दिया है। कैसे कि आपको पूछ लिया गया है कि कार्बन ब्लैक जो एलोट्रॉप है, कार्बन का अमार्फस एलोट्रॉप है, वो कैसे ऑब्टेन होता है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं: बाय हीटिंग वुड एट हाई टेम्परेचर इन एब्सेंस ऑफ एयर, by heating coal at high temperature in absence of air, by burning hydrocarbons in a limited supply of air, and by heating coal at high temperature in presence of air। तो यहाँ पर कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, उसको यदि हम लिमिटेड एयर की सप्लाई में बर्न करेंगे, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड, तो हमें क्या मिलेगा? वहाँ पर हमें मिलेगा कार्बन ब्लैक। और कार्बन ब्लैक जो होता है उसको हम सॉलिड फॉर्म में इकट्ठा करके ऑब्टेन कर सकते हैं, जो दिखने में कुछ इस तरह का नज़र आता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा बाय बर्निंग हाइड्रोकार्बन्स इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। हालांकि आप जो कोल है उसको भी बर्न कर सकते हैं और उससे भी कार्बन ब्लैक आपको मिल सकता है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 2018 के फर्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों से इसका रिलेशन है। क्वेश्चन आपको पूछा गया था, द पॉइजनस नेचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज ड्यू टू इट्स। क्या ऐसा है कार्बन मोनोऑक्साइड में, जो कि कार्बन का एक कंपाउंड है, कि वो पॉइजनस नेचर का होता है। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं: इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर, एबिलिटी टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद हीमोग्लोबिन, एबिलिटी टू रिड्यूस सम मेटल ऑक्साइड, एंड प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग वन सिग्मा बॉन्ड। तो जो राइट आंसर आपका है, कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, वो राइट आंसर है आपका बी आंसर, एबिलिटी टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद हीमोग्लोबिन। मैं आपको ये बता दूं कि हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन को हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं, और ये जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है बेसिकली ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, यानी कि इसकी जो एफिनिटी होती है वो ऑक्सीजन के साथ होती है, और ऑक्सीजन के साथ में ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। लेकिन यदि इसको ऑक्सीजन के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रेजेंट हो, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड से ज़्यादा एफिनिटी शो करता है, करीबन 200 गुना ज़्यादा ये जुड़ने की संभावना रखता है। किससे? हीमोग्लोबिन से। और जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ जाता है तो एक परमानेंट कंपाउंड बनता है, और ये जो परमानेंट कंपाउंड होता है जिसको हम कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, ये कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटता नहीं है और हीमोग्लोबिन के सारे मॉलिक्यूल को अपने साथ में जोड़ लेता है, यानी कि ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, और इसी को हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो ऐसे लोग जो पुअरली वेंटिलेटेड रूम में चूल्हा जलाकर रहते हैं, लिमिटेड एयर की सप्लाई में यदि कोल या गैस बर्न होंगी, तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, जो हीमोग्लोबिन के साथ में एक परमानेंट कंपाउंड बनाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कई तरह से आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये 2018 के क्वेश्चन पेपर का ये आपको क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं 2018 के ही फर्स्ट एनडीए के पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया था,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू फॉर ग्रेफाइट। तो देखिए बच्चों, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में से ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरेंस में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और हर साल एक या दो क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलते हैं। तो ये टॉपिक, ये क्वेश्चंस भी यदि आप ठीक से कर लेंगे तो आई होप आने वाले क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम इज sp3, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इज atom is sp2, electrons are delocalized over the whole sheet of atom and each layer is composed of hexagonal rings। और आपको बताना है कि ग्रेफाइट के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, नॉट ट्रू फॉर ग्रेफाइट। अब यहाँ पर मैंने डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डायग्रामेटिकली मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि ग्रेफाइट और डायमंड, जो कि दोनों ही क्रिस्टलाइन एलोट्रॉफ होते हैं कार्बन के, उनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो यदि हम बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट में आप देख रहे हैं यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जबकि डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनती है, जबकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। और यही कारण है कि ग्रेफाइट का नेचर डायमंड के नेचर से अलग होता है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट तो हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ये जो कार्बन है उसमें जो 3 एटम के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, यानी जो 4 इसकी टेट्रावैलेंसी है, उस टेट्रावैलेंसी में से जो 3 कार्बन है वो 3 अदर और कार्बन के साथ में बॉन्ड बना रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। जो इसकी ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल प्लेनर है और यहाँ पर 3 कार्बन की आपको क्या मिल रही हैं, यहाँ पर बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं। 1 2 3 1 2 3 ऐसे 3 आपको यहाँ पर बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं। और चौथा कार्बन क्या है, यहाँ पर फ्री है। जबकि हम डायमंड के अंदर देखते हैं तो कार्बन का जो एटम है उसके पास जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो 4 और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। और जो ज्योमेट्री हमें मिल रही है वो ज्योमेट्री हमें मिल रही है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो बहुत कॉम्पैक्ट पैकिंग हमें मिल रही है डायमंड में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के साथ में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और ग्रेफाइट में हमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री मिल रही है ट्राइगोनल प्लेनर, और यहाँ पर हमें 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो इसको हम बोलेंगे 2D स्ट्रक्चर और इसको हम बोलेंगे 3D स्ट्रक्चर। आइए इससे जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनको हम देखते हैं। तो यदि हम बात करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू फॉर ग्रेफाइट, तो उसमें पहला ही ऑप्शन जो दिया हुआ है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम इज sp3, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिल रहा है डायमंड में, न कि ग्रेफाइट में। यदि आपको पूछा जाए कि ग्रेफाइट में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो वो हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए, तो राइट आंसर आपको मिल गया। देखिए, इस डायग्राम को आप ध्यान रखिएगा, मैं इससे जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करूंगी जो लास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं। जैसे 2018 के सेकंड पेपर में ये क्वेश्चन आया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ऑल कार्बन इन डायमंड आर लिंक्ड बाय कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ग्रेफाइट इज लेयर्ड स्ट्रक्चर in which layers are held together by weak van der Waals forces. Graphite layers are formed by hexagonal rings of carbon and graphite layers are held together by carbon carbon single bond. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्रेफाइट और डायमंड में जो दोनों ही एटम है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन जो डायमंड है उसमें एक कॉम्पैक्ट पैकिंग हो रही है, जबकि ग्रेफाइट के अंदर शीट्स बन रही हैं। और वो शीट्स कैसी हैं, हेक्सागोनल शीट्स बन रही हैं। ये हेक्सागोनल शीट कुछ इस आकार की होती हैं और यहाँ पर ये एक सेकंड लेयर मैंने बना दी यहाँ पर। इसी तरह से एक और लेयर यहाँ पर मैंने बना दी और इस तरह से 2 लेयर सपोज मेरे पास हो गई हेक्सागोनल शीट की। और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है जो इन लेयर्स को हेल्ड करके रखता है, वो जो बॉन्ड होते हैं वो होते हैं वीक van der Waals फोर्सेस।
और ये जो वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस होते हैं वही इन लेयर्स को आपस में हेल्ड करके रखते हैं। तो लास्ट ऑप्शन यदि आप देखेंगे, ग्रेफाइट लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन बनेगा डी। चलिए इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो 2019 के सेकंड पेपर में आया है। Which one of the following statement about diamond and graphite is not correct? तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसी पैटर्न पर आ रहे हैं। Diamond has a tetrahedral structure whereas graphite has a hexagonal planar structure. Just now we have discussed. Both physical and chemical properties of diamond and graphite are different. Graphite is soft but diamond is hard. This is also right. Graphite is a good conductor of electricity while diamond is not. So this is also correct. Why graphite is a good conductor? Because 4 में से एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है। जिस सब्सटेंस के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। डायमंड बैड कंडक्टर क्यों है? क्योंकि डायमंड के पास चारों के चारों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, इसीलिए डायमंड जो है वो गुड कंडक्टर नहीं है, जबकि ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर है। तो ये एक सिंपल सा आपको पास ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है? करेक्ट ऑप्शन है बी, बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड्स एंड ग्रेफाइट आर डिफरेंट। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमने डायमंड और ग्रेफाइट को एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन बोला है। तो एलोट्रॉप्स का मतलब ही ये होता है कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं, जबकि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अलग अलग होती हैं, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि डायमंड और ग्रेफाइट सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होंगी, तो जो हमने उनके स्ट्रक्चर में देखा है। तो राइट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन बी। तो देखिए एक जैसे क्वेश्चंस हैं जो वेरिडली आपको अलग अलग तरह से बना करके पूछे जा रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे 2020 में ये क्वेश्चन आया था, Buckminster fullerenes is an allotrope of carbon. Diamond is a good conductor of electricity. Graphite is a good conductor of electricity. And in graphite, each carbon atom is linked to 3 other carbon atoms. तो अब तक मेरे बच्चों को पता चल गया होगा कि राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि डायमंड में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, 4 कार्बन 4 और दूसरे कार्बन के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इस वजह से डायमंड बैड कंडक्टर होता है, इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर। सो दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। चलिए, और यहाँ पर मैंने फुलरेंस के बारे में बच्चों का बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि फुलरेंस क्या होते हैं। तो बेटा फुलरेंस मैं बता देती हूँ। फुलरेंस जो हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होते हैं, कार्बन के प्योरेस्ट एलोट्रॉप्स होते हैं, जिनमें कि कार्बन जो हैं वो क्रिस्टलाइन मैनर में जुड़े हुए रहते हैं, जिसमें से सबसे पॉपुलर है बकमिंस्टर फुलरेन। बकमिंस्टर एक आर्किटेक्ट थे जिन्होंने एक ज्योमेट्रिकल जो है शेप दिया था जो कि फुलरेन के समान ही होते हैं। तो ये डायग्राम है, और यदि आप फुलरेन को इमेजिन करना चाहते हैं तो फुलरेन कुछ इस तरह से नजर आते हैं। आगे बढ़ते हैं अनदर क्वेश्चन पर। 2018 के सेकंड पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन सीडीएस एनडीए में बार बार पूछा जाता है, तो लर्न कर लीजिए इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ड्राई आइस? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड नाइट्रोजन एंड लिक्विड अमोनिया। तो ज़्यादातर बच्चों को इसका आंसर पता होता है, ये है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कि हम ड्राई आइस कहते हैं। अच्छा, देखने में कैसी लगती है? देखने में ये लगती है आइस जैसी, लेकिन इसका इस्तेमाल आर्टिफिशियल रेन के लिए और फॉग क्रिएट करने के लिए, धुआं क्रिएट करने के लिए किया जाता है। ड्राई आइस इसका नाम है, जबकि ये क्या होती है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। एक और क्वेश्चन आया 2019 के सेकंड पेपर में, सेम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म एज ड्राई आइस? Ice present in ice cream, solid water in Antarctica, solid state of carbon dioxide, solid water of ionosphere। तो राइट ऑप्शन आप सभी बच्चों को पता होगा, राइट ऑप्शन बनेगा सॉलिड स्टेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
कभी कभी क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, बहुत सीधे होते हैं और हम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि यही राइट आंसर है, लेकिन अपना आंसर मार्क करने से पहले आपको बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन भी जो नज़र आ रहा है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसका आंसर अच्छे से टिक करना है, क्योंकि कई बार थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है और बहुत कॉन्फिडेंट होने के बाद भी हम राइट आंसर मार्क नहीं कर पाते हैं, बाद में हमें उसका रिग्रेट होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन ड्राई आइज से रिलेटेड थे, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट की जो पिछले सालों में काफ़ी पूछा जा रहा है, फ्रिक्वेंटली इसका एक एक क्वेश्चन आ रहा है। वो है कि हाउ मेनी कोवेलेंस बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अ क्लोरोप्रोपेन मॉलिक्यूल हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H7Cl। तो इसमें आपको कोवेलेंट बॉन्ड जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। हमें फॉर्मूला, एक्सटेंडेड फार्मूला हमें लर्न होना चाहिए, किसका, कि हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक्सटेंडेड फार्मूला बना सकें। C3 है तो 3 कार्बन बना लेते हैं यहाँ पर, H7 है तो 7 हाइड्रोजन हम बना लेते हैं और एक की जगह पर हम क्या लगा देते हैं, क्लोरीन लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया क्लोरोप्रोपेन का। तो इसमें अब हम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट आंसर क्या होगा हमारा, 10। तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाइए और यदि क्वेश्चन आ रहा है तो उसको तसल्ली से पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या पूछा जा रहा है और उसके बाद उसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, फिर आंसर दीजिए। तो जैसा मैंने कहा कि ऐसे क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, तो 2021 के सेकंड पेपर में भी एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन मिथेनॉल। तो अब तो और भी बहुत सिंपल आपको एक केमिकल दे दिया और उसमें पूछा है आपको कि आप कोवेलेंट बॉन्ड कैलकुलेट करो। ये है भैया मीथेनॉल। तो सभी जानते हैं कि मिथ का यूज़ हम तब करते हैं जब नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, 1 हो, और इसमें मीथेनॉल है, इसका मतलब है अल्कोहल ग्रुप जुड़ा होगा एक जो है कार्बन के साथ में। तो यहाँ पर 3 और बॉन्ड रह जाएंगे जो CH3OH होगा। ठीक है, तो ये पूरा बनेगा CH3OH मीथेनॉल। और इसमें टोटल नंबर ऑफ जो कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वो कितने होंगे वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं ये हम एक्सटेंड कर लेंगे। तो आप देखिए कि O और H, तो टोटल नंबर कितने हुए, यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन कर लीजिए, 1 2 3 4 और 5। तो टोटल नंबर कितने हुए, 5। एक्सटेंड कीजिए, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स देकर जा रहा है, तो आपको 4 मार्क्स का इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए। जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए, सिंपल क्वेश्चन को भी बहुत ही केयरफुली आप सॉल्व कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि गलतियां सिंपल क्वेश्चन में ज़्यादा होती हैं। आगे बढ़ते हैं, ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो अभी बीते सालों में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। यानी इसमें हमें आइसोमर्स बताने हैं कि पेंटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें समझना है कि आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, और आइसोमर्स अलग अलग तरह के होते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की, जिनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है वो हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है पेंटेन। पेंटेन का मतलब है कि जिसमें कार्बन की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। तो एक तो हम सिंपल नॉर्मल पेंटेन बनाएंगे, ये फॉर्मूला हो गया नॉर्मल पेंटेन का। अब हम क्या करते जाएंगे, अब हम इसके आइसोमर्स बनाना शुरू करेंगे। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर यदि हमने एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया है तो एक ये हमारा आइसोमर बन गया, इसको हम आइसोब्यूटेन कहेंगे। आइसो इसलिए क्योंकि 2 नंबर कार्बन पर क्या लगा हुआ है, आइसोपेंटेन कहेंगे इसको हम, क्योंकि 2 कार्बन पर क्या लगा हुआ है, आइसो ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आइसोपेंटेन। और यदि दोनों मिथाइल ग्रुप हम यहाँ पर लगा दें तो ये जो फॉर्मूला बनेगा
जिसमें कि एक कार्बन के साथ में 4 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसको हम बोलते हैं न्यू पेंटेन। ठीक है, तो टोटल हमें कितने आइसोमर्स मिल रहे हैं? टोटल हमें आइसोमर्स मिल रहे हैं 3, तो राइट ऑप्शन आपका होगा 3। ऐसे आप और भी जितने भी आपको हाइड्रोकार्बन्स हैं, कम से कम 10 तक के हाइड्रोकार्बन्स, खास करके एल्केन सीरीज के हाइड्रोकार्बन्स का आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अनदर क्वेश्चन की तरफ। 2021 के फर्स्ट पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। यानी कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा उनको नहीं समझ में आएगा। पूछा जा रहा है कि कौन सा एलोट्रॉप नहीं है कार्बन का। तो आप जानते हैं डायमंड एलोट्रॉप है, ग्रेफाइट एलोट्रॉप है, ग्रेफाइट ग्रेफीन, यहाँ पर ग्रेफीन दिया हुआ है। ग्रेफीन जो है वो ग्रेफाइट से ही बनाया जाता है, ठीक है, तो ये भी एक एलोट्रॉप है कार्बन का। और फुलरेन अभी हमने डिस्कस किया, ये भी एलोट्रॉप है। तो एलोट्रॉप कौन सा नहीं है? वो है फ्लाई ऐश। यदि आपको थोड़ा सा भी पता होगा तो सीमेंट इंडस्ट्री में जब सीमेंट का फॉर्मेशन होता है तो जो धुआं उड़ता है उसको हम फ्लाई ऐश कहते हैं। हालांकि उसमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और उस फ्लाई ऐश को इकट्ठा करके वो ईंटें बनाने में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सीमेंट इंडस्ट्री में साइड बाय साइड ये एक रेसिड्यू के फॉर्म में होता है, तो इट इज़ अ रेसिड्यू इन सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है, जिसका इस्तेमाल अभी हम ब्रिक बनाने में कर रहे हैं। रोड साइड पर आपने देखा होगा जो फुटपाथ बनता है वो इन्हीं ब्रिक से बनता है, फ्लाई ऐश से बनी हुई ईंटों से बनता है। आगे बढ़ते हैं अनदर क्वेश्चन की तरफ। C4H8 belongs to the homologous series of, अब C4H8 है, आपको बताना है कि ये कौन सी होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करता है, एल्केन से, एल्कीन से, एल्काइन से या साइक्लोहेक्सेन से। तो अभी आप देख रहे हैं कि आप सिंपल फार्मूला बना लीजिए और हाइड्रोजन को जोड़ते जाइए, टोटल हाइड्रोजन कैलकुलेट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, सॉरी फिर से कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, C4H10 ये होता तो क्या होता? ये एल्केन होता, ठीक है। और एल्कीन का क्या फॉर्मूला है? जो हमने कहा CnH2n+2, ये तो हमने बताया फॉर्मूला एल्केन का। एल्कीन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n। तो यहाँ पर n का जस्ट डबल क्या है? H8 है, इसलिए ये क्या होगा? एल्कीन्स होगा। और यदि एल्काइन होता तो उसका क्या होता? CnH2n-2। यदि यहाँ पर C4H6 दिया हुआ होता तो वो क्या होता? एल्काइंस होगा, ठीक है। तो ये होमोलोगस सीरीज में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिए, सॉल्व कीजिए और फिर उसको स्टडी कीजिए, इसके बाद अपना आंसर मार्क कीजिए। 2019 के फर्स्ट पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लीन फ्यूल। क्लीन फ्यूल उन्हें कहते हैं जो कि बिल्कुल भी पॉल्यूशन फैलाते नहीं हैं। आइए बात करें कैटेगरी ऑफ फ्यूल की, तो कोक तो पॉल्यूशन फैलाते हैं। कोक जो है सॉलिड सब्सटेंस है, जब बर्न होते हैं तो बहुत सारी पॉइजनस गैसेस और ऐश प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है प्रोपेन। प्रोपेन जो है वो एक गैस है, प्रोपेन एक गैस है और ये जो है क्लीन फ्यूल होता है। क्लीन फ्यूल वो होता है जो कोई भी पॉल्यूशन नहीं फैलाता, ठीक है। तो राइट आंसर बनेगा आपका प्रोपेन। पेट्रोल, उसमें भी जो है हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और वैक्स भी बर्न होता है तो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा प्रोपेन। यदि इसके अलावा और किसी गैस का, नेचुरल गैस का नाम आता है तो वो भी क्लीन फ्यूल के नाम से ही आप उसको कंसिडर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखिए कई सारे क्वेश्चंस कार्बन से रिलेटेड फ्यूल वाले टॉपिक से आते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर लेने की कोशिश की है। बायोमास इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, विच इज नॉट करेक्ट। 2020 के पेपर में ये आया हुआ है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं।
Gobar gas is produced when cow dung, crop residue, vegetable waste and sewage are allowed to decompose in the absence of air. Biogas generation reduces soil and water pollution. Heating capacity of biogas is very low. तो यहाँ पर हमें नॉट करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है. बायोगैस इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये तो बिल्कुल सही कहा. गोबर गैस कैसे प्रोड्यूस होती है? काउडंग से प्रोड्यूस होती है, ये भी सही कहा. एब्सेंस ऑफ बायोगैस जनरेशन रिड्यूस सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन, तो ये भी सही कहा. तो लास्ट ऑप्शन क्या है? हीटिंग कैपेसिटी ऑफ बायोगैस इज़ वेरी लो. भाई गैस है, यदि हम उसको स्टोव से कनेक्ट करेंगे तो वो बर्न करेगी, तो उसकी हीटिंग कैपेसिटी कम नहीं होगी, वो एज अ फ्यूल ही काम करेगी. ठीक है, तो वो एक बहुत अच्छा सोर्स होती है फ्यूल का. तो नॉट करेक्ट इज डी ऑप्शन. तो थोड़ा सा ट्रिकी था, कई बच्चे उलझ गए होंगे इसमें और रॉन्ग मार्किंग भी कर दी होगी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस? तो 2019 के सेकंड पेपर में भी बायोगैस से क्वेश्चन आया है, बहुत इजी क्वेश्चन है. कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन एंड ऑक्सीजन. तो बच्चों इसका राइट आंसर जो बनता है वो बनता है मीथेन. और आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं. ये बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं? दे बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज मीथेनोजन्स, यानी जो मीथेन प्रोड्यूस करें एनारोबिक रेस्पिरेशन से, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करें और मीथेन प्रोड्यूस करें. ऐसी कैटेगरी के बैक्टीरिया वहाँ पर जो है मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, जिसका इस्तेमाल हम एज अ फ्यूल करते हैं. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन पता होना चाहिए आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2021 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोमास एनर्जी सोर्स? बायोमास क्या होता है बच्चों? प्लांट, एनिमल या लिविंग बींग्स को हम बायोमास कहते हैं. उनसे यदि कोई चीज़ हमें मिल रही है तो वो बायोमास में कंसिडर होगी. तो कौन कौन सी चीज़ें प्लांट और एनिमल से आती है? वुड आता है, गोबर गैस आती है और कोल भी आता है. कोल कैसे बनता है? कोल इज फॉर्म्ड बाय फॉसिलाइजेशन ऑफ प्लांट. तो प्लांट के फॉसिलाइजेशन से क्या बनता है? कोल बनता है. इसका मतलब है ये भी बायो ओरिजिनेटेड है. गोबर गैस ऑर्गेनिक वेस्ट मैटर से बनती है. ठीक है, तो ये भी जो है वो बायोमास एनर्जी है. और वुड आप जानते हैं प्लांट से बनता है, तो ये भी बायोमास एनर्जी है. तो कौन सा नहीं है? तो सीधा सा आंसर आपको आ रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं जो बार बार किसी ना किसी फॉर्म में आपको पूछे जा रहे हैं. चलिए 2018 के फर्स्ट पेपर में आए हुए इस क्वेश्चन को देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन? तो यहाँ पर आपको वैसे तो आंसर बहुत क्लियर है, लेकिन कुछ बच्चे क्या हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं कि ऑप्शन ही गलत दे दिया. कई बच्चे कह सकते हैं कि ऑप्शन गलत है. तो ये ऑप्शन गलत नहीं है. ठीक है, क्यों गलत नहीं है? क्योंकि इसमें जो ऑप्शन आपको बन रहा है वो ऑप्शन बन रहा है फुलरेन. और फुलरेन अभी मैंने बताया आपको कि फुलरेन जो होते हैं वो प्योरेस्ट फॉर्म होते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन. क्योंकि ये सिर्फ कार्बन 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 के बने होते हैं. बाकी सभी में जैसे चारकोल में, कोक में, कार्बन ब्लैक में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज ज़रूर होती हैं. तो प्योरेस्ट फॉर्म आपको आता है तो फुलरेन होगा. कई बच्चे क्लास में क्वेश्चन करते हैं कि मैम डायमंड लिखा हुआ है पुरानी बुक्स में कि डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन. तो बेटा यदि ऑप्शन आपको डायमंड और फुलरेन दिया हुआ है, जनरली तो डायमंड देंगे या फुलरेन देंगे, लेकिन यदि आपको डायमंड और फुलरेन दोनों दिया हुआ है तो डायमंड में भी यदि वो कलर्ड हैं तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ मेटेलिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं. इसलिए हमें ध्यान रखना है कि फुलरेन ही होंगे जो कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होंगे. इवन डायमंड भी नहीं होगा एट टाइम, क्योंकि उसमें मेटेलिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज आइसोमॉर्फस विद क्रिस्टलाइन सिलिकॉन? थोड़ा सा आपको ट्रिकी करके ये क्वेश्चन दे दिया है, हालांकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. देखो क्या कह रहा है वो कि एक तो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन है, उसके साथ में कार्बन का कौन सा एलोट्रॉप आइसोमॉर्फस है. आइसोमॉर्फस क्या होते हैं? ऐसे फॉर्म जिनके शेप एंड स्ट्रक्चर सेम होते हैं. अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि दोनों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, डायमंड भी दिया है और ग्रेफाइट भी दिया हुआ है, जो कार्बन के क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स हैं.
है ना? तो अब आपके पास ये कंफ्यूजन आ जाएगा कि आप डायमंड को चूज करोगे या ग्रेफाइट को। तो थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए कि क्रिस्टलाइन सिलिकॉन कैसा होता है। तो बेटा जो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन होता है उसका स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल होता है। अब आपको आंसर मिल गया। और आप जानते हैं कि डायमंड का जो है वो स्ट्रक्चर भी क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। तो बिना किसी कंफ्यूजन के आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से। आप इनको रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। दिस इज ममता सिंह फ्रॉम दून इंडियन डिफेंस एकेडमी, देहरादून। गुड बाय।